धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। जी हाँ, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और साथ साथ जो चुनाव चल रहे हैं, 2024 का जो संग्राम चल रहा है, वहाँ पर भी गर्मी बढ़ती जा रही है। घमासान छिड़ा हुआ है, मुद्दों पर मुद्दे आ रहे हैं। 16 लाख करोड़ की बात हो रही है तो मंगलसूत्र की बात भी हो रही है, संविधान बदलने की बात हो रही है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो जमीन है, जो आपकी विरासत है, उस पर डाका डाला जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आज चल रही हैं, उसी पर आज हमारी जो खास चर्चा है वो है, और उस पर हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कि चुनाव की असली जो कसौटी है, जो मतदाताओं का असली मतदान है, वो वास्तव में किस मुद्दों पर होना है। और कुछ मुद्दे ऐसे चल रहे हैं जिन्हें लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हैं, खासकर चाहे वो मंगलसूत्र की बात हो, या वो जमीन छीनने की बात हो, या 16 लाख करोड़ रुपए माफ करने की बात हो, और या वो संविधान बदलने की बात हो। और इसी पर मैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आदेश जी, आपके पास आ रहा हूं। आदेश जी, वास्तव में चुनाव चल रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है, चुनावी गर्मी भी है और वास्तव में चुनाव के अलावा जो गर्मी है वो भी है। और उसे देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रतिशत मत जो कम हुआ है, उसे लेकर भी सबके जो चेहरे हैं वो तने हुए हैं। आप कैसे देखते हैं इन मुद्दों को, और क्या लगता है आपको, क्योंकि एक ट्वीट आपके यहाँ से भी आया, 16 लाख करोड़ रुपए की बात की है राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में। ऐसे ही संविधान को लेकर बहुत आक्रामक कांग्रेस रही है कि बदल जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये सारी चीज़ें वास्तव में जो जनता है वो समझेगी? क्या उस आधार पर वोट निकल कर आएगा? संजय जी, सच्चाई ये है कि आज देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, किसानों की आत्महत्याएं पहले से ज्यादा बढ़ रही हैं, महिलाओं का किस तरह से शोषण हो रहा है और सरकार किस तरह से जो शोषण करते हैं उनके साथ खड़ी हुई दिखती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिसके कारण फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ उसमें देखा कि कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत भी बहुत कम रहा है। प्रधानमंत्री जरा जरा से क्षेत्रों में जाके वहां पे जो है एक एक दो दो तीन तीन सभाएं कर रहे हैं दिन के अंदर जो है, और उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी को भरोसा करते थे वो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। क्या वो कारण है कि इतनी अपील, इतनी सभाएं करने के बावजूद भी लोग बाहर नहीं निकल रहे? तो प्रधानमंत्री जी को चिंता वाजिब है और प्रधानमंत्री जी उस चिंता को समझते हैं, लेकिन जब काम करने का समय था तब प्रधानमंत्री जी ने उनका काम नहीं किया, उनके खिलाफ काम किया। जिसका जीता जागता उदाहरण ये किसान आपके सामने है। आज से पहले भी किसान देश के अंदर धरने प्रदर्शन करते थे, सरकारों से कई चीजों पे अनभिज्ञता रखते थे, अपना मत अलग रखते थे, लेकिन अपने गांव खेत खलियानों से निकल के दिल्ली तक आते थे, प्रधानमंत्री से मिलते थे, उनसे बात करते थे, 10-5 समस्याएं अपनी बताते थे, 2-3 समस्याओं का सहज सरकार हल करती थी। सभी का हल करना चाहती थी लेकिन कुछ समस्याओं का हल करती थी और किसान हंसी खुशी अपने गांव लौट जाते थे। आज ये माहौल हो गया है कि जब वो किसान अपने गांव से निकलने के लिए दिल्ली के लिए चलता है तो उसके गांव में जाके वहीं पे कील कांटे बिछा दिए जाते हैं, सड़कों पे कीलें गाड़ दी जाती हैं, सड़कों को खोद दिया जाता है। गांव में मुनादी की जाती है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी परिवार का कोई सदस्य अगर किसान आंदोलन में शामिल होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसका उसके परिवार के पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा। इस तरह की मुनादियां इस देश में कहीं नहीं देखी और लोकतंत्र में कहीं भी नहीं होती। हर जगह लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात करने का, रखने का अधिकार है और सरकार उनके ऊपर संज्ञान लेती है और कुछ ना कुछ उसका समाधान करती है। लेकिन यहाँ लोगों की आवाज को दबाने का काम हो रहा है। कल ही मेरे कोई मित्र थे, वो वैष्णो देवी यात्रा पे गए तो उन्होंने वहां पे हेलीकॉप्टर बुक कर रखा था, लेकिन रास्ते में ट्रेन का रूट ऐसे डाइवर्ट था कि वो सवेरे जो 5 बजे ट्रेन पहुंचनी थी, वो क्योंकि रास्ते में रोको आंदोलन चल रहा है पटियाला के अंदर, और तो वहां पे 10 बजे पहुंचे जो है। तो मेरा मतलब सिर्फ बताने का ये है कि देश के अंदर जो हो रहा है वो ना लोगों तक पहुंच रहा है और ना सरकार उसको लोगों तक जाने देना चाहती है। अच्छा, सरकारें तो आपके पास जरूर खबरें मिल जाती हैं आदेश जी, रूट डाइवर्ट सरकारें आपने सारी चीजें उसका समाधान नहीं करना चाहती। आदेश जी, सरकार आपने सारी चीजें
सारी चीज़ें केवल और केवल क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, राज्यों के मुद्दे भी और जो वैसे मुद्दे हैं सारे के सारे आपने थोप दिए कि केवल और केवल ये भाजपा की जो सरकार केंद्र में उसकी है। सरकारें आपकी भी राज्यों में, अगर इन पर बात करें तो बात उन पर भी होनी चाहिए कि अगर नहीं जा पा रहा तो आपकी सरकारें क्या कर रही हैं। फिर सवाल तो ये भी उठेगा। बिल्कुल 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 सबकी जिम्मेवारी है। हाँ, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है, लेकिन सब बात तो करें। जिससे मांग है वो अपने घर तक तो आ जाने दे, जिसने देना है वो अपने घर तक नहीं आने देना चाहता। वो हमें वहीं पे हमारे रास्ते बंद करके उनको वहीं पे लोगों को रोक देना चाहता है। ये दिल्ली के छात्र हैं, कल आपने देखा किस तरह से लखनऊ के अंदर नौजवान छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरह से लाठीचार्ज हुआ। तो मतलब ये लोग जाते हैं, मुख्यमंत्री को मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री उनसे मिले, उनकी जो बातें उनको सुने और उसका कुछ समाधान करें। यही तो सरकारें करती हैं। लेकिन ये क्या कारण है कि सरकार उनको वहां तक पहुंचने नहीं देना चाहती, उस आवाज को वहीं पे दबा के खत्म कर देना चाहती है। तो ये तानाशाह सरकार है। इसीलिए राहुल गांधी जी हो या देश के जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं संविधान के साथ छेड़छाड़ है और संविधान के अंदर जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसलिए संविधान खतरे में है। संविधान को बिजली के स्विच की तरह नहीं है कि हमने ऑन किया तो ऑफ हो गया, ऑफ किया तो ऑफ हो गया। एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रही है सरकार संविधान को कुचलने के लिए। वो कितने पायदान चढ़ चुकी है इसका अंदाजा लगाने की आवश्यकता है। लेकिन संविधान खतरे में ऐसे जैसे हम लोग जीना चढ़ के एक मंजिल से दूसरे मंजिल जाते हैं, तो सरकार उन पायदानों को पार करती जा रही है। ये चिंता का विषय है। नहीं, बिल्कुल। हम लोग कहते हैं, देश के बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं संविधान खतरे में और संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है। किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो है उगाही की जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि असंवैधानिक है। किस तरह से ईडी के डायरेक्टर की साल दर साल उसके एक्सटेंशन मिलती है, उसके लिए आदेश जी संविधान खतरे में। ये पिछले काफी अरसे से आप लोग बोले जा रहे हैं। सरकार जो कहती है कि हमें 3 महीने का समय दिया जाए। आदेश जी आप लगातार एक बात को कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, और ये बात पिछले कई, मैं कहूँगा वर्षों से चल रही है। संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, इसे लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। क्या आपको लगता है कि जो संविधान है वो एक ऐसी चीज़ है कि वो केवल एक सरकार चाहे और कल बदल दे? आप एक बड़ी छोटा सा एक आपसे जवाब ले रहा हूँ। क्या संविधान इतना आसान है कि एक सरकार से कोई एक बयान दे कि कल संविधान बदल दिया जाएगा और वो संविधान वास्तव में बदल जाएगा? संजय जी, मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि जब किसानों के 3 काले कानून बनाए गए तो देश के अंदर लॉकडाउन था और यहाँ पे संविधान नए कानून बनाए जा रहे थे। और जब नए कानून बनना एक अलग चीज है। देखिए मैं आपसे एक बात ले रहा हूं, बिल्कुल है, अलग है। आप मुझे ये बताइए, क्या संविधान ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति बयान दे, चाहे कांग्रेस दे, चाहे बीजेपी दे, चाहे और कोई दल दे, क्या संविधान ऐसी चीज है कि केवल बयानों से संविधान बदल जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? केवल हाँ और ना, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? संजय जी, हाँ और ना से जीवन नहीं चलता। हाँ और ना से कोई जवाब नहीं मिलता। इस देश की लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें हम डिबेट करते हैं। हाँ, इसमें डिबेट करते हैं, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। बस यहीं से जवाब मिल जाता है। चलिए, जवाब भी मिल गया। मैं महेश वर्मा जी से जवाब ले लेता हूं आपकी बातों का। खूबसूरती है देश की, आदेश जी, खूबसूरती है लोकतंत्र की। बिल्कुल। आपने देखा कि पिछले लास्ट सेशन के अंदर, पार्लियामेंट के लास्ट सेशन के अंदर जो है 150 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बाहर करने के बाद वहां पे ड्राइवर्स के लिए कानून बनाया गया। और जब वो ड्राइवर्स के ऊपर कानून 1 जनवरी और 2 जनवरी को लागू किया गया तो पूरे देश में चलिए, ऐसे बहुत सारे कानून यहाँ बनते हैं। यहाँ बहुत सारे कानून विधानसभाएं भी बनाती हैं, लोकसभा भी बनाती है और बनते रहे हैं आपके समय में भी और वर्तमान में भी। लेकिन बात संविधान की थी। मैं अब जरा एक बार भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, महेश वर्मा जी, आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं। महेश जी, बहुत सारी चीजें और मुद्दे बहुत सारे तैर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अपने बहुत सारे सवाल है। कांग्रेस का कहना यह है कि आप दिन प्रतिदिन जो है लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। आप एकदम से संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप हर चीज में जो वास्तव में जो जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए वो आपने किया नहीं है। सारी की सारी जिम्मेदारी जो देश की है वो सारी की सारी आपकी है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। सवाल उनसे दागे, इसका तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। ये सबसे अजीब सी विडंबना है कि किसी भी डिबेट में ये लोग आते हैं और जो सवाल होता है उसका जवाब नहीं देते हैं और कहीं और चले जाते हैं।
खैर वो अपनी जगह। देखिए, संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस खतरे में है। कांग्रेस के पास ना नेतृत्व है ना व्यक्तित्व है। कांग्रेस के जो पहरुए थे, जो कहीं कुछ उनको एडवाइज करते थे, कांग्रेस जो एक राजनीतिक जो उसका एग्जिस्टेंस था, वो इस चुनाव के बाद बचेगा या नहीं बचेगा, सवाल अब उठ खड़ा हुआ। उसके लिए आप संविधान और देश को दांव पर लगाएंगे तो ये नहीं चलेगा। आप अपने घोषणा पत्र में खुलेआम लिखेंगे, राइटिंग में एक ऐतिहासिक भूल करेंगे। जो कांग्रेस जो है अपने आप को सेकुलर कहते कहते, संविधान देश का जो है आज सेकुलर है, और उसको सेकुलर बताते बताते हम सारे लोग थक गए। वो लगातार जो है गैर संवैधानिक बातें करेगी, गैर कानूनी बातें करेगी, गैर कानूनी तरीके से अगर काम को अंजाम देने की कोशिश करेगी, तो उस पर सवाल प्रधानमंत्री क्या इस देश का हर आदमी उठाएगा। अब सवाल यह है कि आप जब एक मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं तो कहां तक जस्टिफाइड है। सवाल यह है कि जब सरकार जो है श्वेत पत्र लेकर आती है, या वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तो यही राहुल गांधी, यही मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई किसी आदमी का एक नोटिस आज तक बता दीजिए, चुनौती देता हूं आपके चैनल पे, कि किसी ने इसके ऊपर डिस्कशन करने की हिम्मत करी हो। जब इलेक्शन हो रहा है, ये पूरे देश का इलेक्शन है संजय जी, और 1 लाख करोड़ रुपया इस इलेक्शन पे खर्चा होना है, हर वोटर पे लगभग 1000 रुपये का खर्चा है। इनके नेता जो है अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस इलेक्शन में अपना काम चला रहे हैं। ये तो इनकी इलेक्शन की ये थाती है। इस बेसिस पे ये उपलब्धि है कि अनाप शनाप जो भी मुंह में आता है वो बोल रहे हैं, और सारे मर्यादाओं को ये तोड़ते हुए इस इलेक्शन को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गठबंधन बनाते हैं, गठबंधन के जरिए जो चीज इस देश को देने की ये कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज जो भारत के हित में है, जो इनके भ्रष्टाचार के हित में है। ये कहते हैं कि इस देश में ऐसा चीज बनाओ, जैसे कभी मनमोहन सिंह ने लालू यादव के लिए गजट नोटिफिकेशन किया, कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि लालू यादव भ्रष्ट रहे या भ्रष्टाचार में अगर वो सजा याफ्ता हो गए, फिर भी उनके लिए कानून हम बदलते हैं और उनको पूरी तरह से जो है पॉलिटिकल इम्यूनिटी देने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस का ये जो चाल चरित्र और चेहरा अगर हम सामने रख के अगर हम ये उजागर करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ये देश सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है, सबका, सबके संपदा, इसके संपदा पे सबका हक है। किसी एक व्यक्ति विशेष को, एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण की नीति के तहत उसको खुश करना और उसको कहना कि इस देश में मुसलमान का पहला हक है, क्या मतलब बनता है? इस देश में जो है सबका बेच के और उनको दे दिया जाएगा, क्या मतलब है? इस देश में जो है कुछ भी अगर होता है तो उनसे पूछ के किया जाए, मुसलमानों से पूछ के तब इस देश में कानून और कायदे बनाए जाए, क्या मतलब है इसका? देश में मुसलमान पहले, संविधान बाद में है, भारत बाद में है, हम और आप सब लोग बाद में हैं, क्या मतलब इसका? कांग्रेस इसके ऊपर चुप क्यों है? कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इन सब चीजों को कैसे डालती है? देश को जवाब दे। आज जो है प्रधानमंत्री जी की अगर ये चिंता है, देश टूटने के कगार पे ये लोग लेके जा रहे हैं, जिस तरह से पंजाब की हालत देखिए, वहां पे हमारे कैंडिडेट को, हमारे किसी भी नेता को मारा जा रहा है, हमारे ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, हमारे को वहां इलेक्शन, मैंने वहां चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। ये लोग ये हालात पैदा करेंगे सत्ता की छटपटाहट में, ये लोग देश में एनआरकी पैदा करेंगे, ये आतंक पैदा करेंगे, ये इस तरह के घोषणा पत्र में अपने मुद्दे को डालेंगे जिससे देश में एक जो है गैर संवैधानिक स्थिति पैदा हो जाए। महेश जी, एक बड़ा आरोप आप पर एक और लगा है कि आपने 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं अपने उद्योगपतियों जो मित्र हैं उन लोगों के। इस तरीके का एक ट्वीट भी आज हुआ है राहुल गांधी जी के यहाँ से। संजय भाई, मैं आपको बहुत अदब के साथ कह रहा हूँ, एक श्वेत पत्र आया, देश में आप पत्रकार हैं, आप उस श्वेत पत्र को ले आइए और उसमें बड़ी स्पष्टता के साथ, ये झूठ बोलने में कितने माहिर लोग हैं। इस देश का सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सबसे बड़ा झूठा है इस देश का पॉलिटिशियन, उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने राफेल में झूठ बोला, वो एक सजा याफ्ता अपराधी है, वो बेल पे छूटा हुआ एक आरोपी है, एक आदमी जेल में, एक आदमी बेल में, और भ्रष्ट तरीके से आप लोग राजनीति करने पे आमदा। इस देश में भ्रष्टाचार के नाम पर आप देश का कानून बदलने चले हैं, देश का संविधान बदलने चले हैं। आप 2019 और 2014 का मैनिफेस्टो उठाइए और हमारे मैनिफेस्टो को उठाकर कहीं कंपेयर करिए, आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि हमने जो नहीं कहा वो भी किया, और इन्होंने जो कहा वो अपने, जैसे आपने पूछा कि आपकी भी तो राज्य सरकार कहीं है, आप वहां क्या कर रहे हैं? वहां की आप स्थिति परिस्थिति का आकलन करके कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं?
72,000 का मॉडल पेश करते हैं राहुल गांधी, उसके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते हैं और बुरी तरह से हराते हैं उनको, और हम 6,000 रुपए का प्रधानमंत्री गारंटी देते हैं कि हम 6,000 रुपए देंगे, उसके ऊपर हमें जीत मिलती है। फर्क ये है साहब, आपके बात में, आपके वाणी में आपको 55 साल लोगों ने इसीलिए मौका दिया था कि आप कुछ करें, लेकिन 55 साल में आपने कटोरा हिंदुस्तान को पकड़ा दिया। और महेश जी, जो वोट प्रतिशत कम हो रहा है वो तनाव तो दोनों तरफ है जी। वो जो वोट प्रतिशत कम हो रहा है वो तनाव भी दोनों तरफ है, उसे लेकर क्या सोचते हैं आप? संजय जी, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं। हाँ। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि आज आप अगर कोई सवाल कर रहे हैं हमसे, उस सवाल की कोई प्रासंगिकता होगी, उसके बैकग्राउंड में कुछ होगा। आज 100 से ज्यादा जो है रैली, जनसभा, रोड शो, हम जो है मतलब 100 से ऊपर जो है रोड रैली कर चुके। हमारे नेता पूरे देश में घूम रहे हैं। हम पूरी तरह से सारा चीज जो है पूरा चुनाव का अलग जगाए हुए हैं। इनके लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। कहीं ये गठबंधन के जरिए ये 4 लोग मिलके कहीं खड़े हो जाते हैं और इनके रैली जो है 10 भी अभी तक नहीं हो पाई। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि केवल इनकी देन है जो वोट, कह रहे हैं नहीं, वो अगर परसेंटेज घट गया तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये सारा कुछ करने के बाद हम काम कर रहे हैं, सरकार में रहते हुए हम सारे वर्गों का ध्यान रखने हैं, लोगों का इलाज और अनाज उसका भी हम काम कर रहे हैं, लोगों का सामाजिक सुरक्षा का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, हम चुनाव का अलग जगाए हुए हैं, हम 100 से ज्यादा रैली कर चुके हैं, और उसके बाद अगर आप ये कहें कि ये जो वोट कम हुआ है वो हमारे खाते में जाएगा या वो वोट हमारे वजह से कम हुआ है या हम उसका कहीं दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई चीज हमारे साथ है। हम जब इतना सब चीज कर रहे हैं तो वो सब हमारे फेवर में है। मैं तो यही कह रहा हूं कि सभी लोगों की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं दोनों दल क्या, जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सबकी जिम्मेदारी है। मैं डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ है। डॉक्टर सुनील, दोनों लोगों को आपने सुना और दोनों लोगों ने बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी भी है, लेकिन यहाँ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो वास्तव में तैर रहे हैं और वो इस तरीके से तैर रहे हैं कि वो बहुत सारे मतदाताओं के दिमाग में घुस भी चुके हैं और बहुत सारे लोग उस पर संशय में भी हैं कि आखिर वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है। और शायद ये एक बड़ा कारण है कि इस बार जो मतदाता है वो बड़ा साइलेंट चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा हो हल्ला दिख नहीं रहा है और प्रचार की जो इस बार की स्थितियाँ हैं वो भी आपके सामने है। कुछ जगह तो कम समय मिला है, शायद वो भी कारण हो सकते हैं, गर्मी का भी कारण हो सकता है, शादियों का भी कारण हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें और वर्तमान के जो मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी के ट्वीट की बात हो, चाहे संविधान की बात हो, चाहे मंगलसूत्र की बात हो, चाहे वो जमीन कब्जाने की बात हो या जमीन बांटने की बात हो, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं इसे आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कि इस बार बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो वास्तव में भ्रम भी पैदा कर रहे हैं? तो गोस्वामी, भ्रम पैदा करने वाली चीज़ तो है ही है। आप देखिए 16 लाख करोड़ का कोई मतलब होता है ना, जिस देश का 42 लाख करोड़ बजट हो, हाँ, और 16 लाख करोड़ कर्जे में चला गया, कर्जा माफ कर दिया। अब तक कांग्रेस के जितने भी आप डिबेट देखेंगे 16,000 करोड़ 20,000 करोड़ तक तो बोलते थे कि 16,000 करोड़ ज़्यादा कहा कि 16,000 करोड़ माफ कर दिया। 16,000 से सीधा 16 लाख करोड़ हो गया। तो निश्चित तौर से आप समझ सकते हैं कि मुद्दा कहाँ जा रहे हैं, कौन कहाँ ले जा रहा है। संविधान खत्म करने की बात बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता और पार्टी के लोग कहते हैं। आप ये देखिए 42वां संशोधन तो 76 में हो गया। 42वां संशोधन, जहां संविधान की मूल प्रस्तावना को बदल दिया। पहली बार इस देश में संविधान की मूल प्रस्तावना को किसने बदला? कांग्रेस ने। और 42वां संशोधन 76 में, या जब तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं तब तक का देखा जाए तो 80 बार से ज्यादा संशोधन कांग्रेस की सरकार के रहते हुए देश के संविधान में हुए हैं। क्या हुआ? वो संविधान बदल गया क्या? 80 बहुत मायने रखता है। अब लगता है कि सारी सरकारों का 106 बार संविधान में बदला हुआ है, लेकिन 80 बार संविधान जिस सरकार ने बदला हो वो पार्टी ये कहे कि देश का संविधान खतरे में है। जितनी भी कानूनी कार्रवाई इस देश में हो रही हैं, चाहे ईडी कर रही है, चाहे सीबीआई कर रही है, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय कर रहा है, या तमाम बहुत सारे ऐसे कानून हैं किसकी सरकार के रहते हुए आए। ईडी का स्ट्रक्चर, सीबीआई का स्ट्रक्चर किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार के रहते हुए। क्या उसमें ऐसे कोई लूपहोल छोड़ रखे थे क्या कि जो सरकार रहते हुए उनका दुरुपयोग हो सकता है? बीच बीच में तमाम आरोप ये लगता है कि साहब देखिए, तमाम जो भाजपा ज्वाइन करता है वो भाजपा के ज्वाइन करने के बाद केस वापस ले लिए। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के ऊपर ऐसे अधिक संपत्ति का केस चल रहा था।
अभी 4-6 महीने हुए हैं वो केस बंद हो गया। तो क्या हो गया कि अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया क्या, या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्या? ये कांग्रेस को बताना चाहिए कि ऐसी कौन सी डील समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच हुई है जिससे कि उनके केस को बंद कर दिया गया। या दूसरी बात, यदि इन सरकारों को केस वापस करने का, बंद करने का अधिकार है तो संविधान के तहत है। सारे राजनीतिक दल ये तय कर लें कि साहब कोई भी सरकार होगी किसी के भी केस वापस नहीं ले सकती, या कांग्रेस की सरकार के रहते हुए केस वापस नहीं हुए हों, समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए केस वापस नहीं हुए, या स्टेट की हम बात करें या केंद्र की बात करें, क्या कभी इस सरकारों ने केस वापस नहीं लिए? यदि लिए हैं तो फिर यहाँ ऑब्जेक्शन क्यों? यदि संविधान ने आपकी सरकार को भी अधिकार दिए थे तो यहाँ भी उन सरकारों का, चाहे वो दुरुपयोग हो रहे हों सदुपयोग हो रहे हों, वो तो आप तय करेंगे कि आपने दुरुपयोग सदुपयोग किए तो ये भी दुरुपयोग सदुपयोग कर रहे होंगे। निर्णय आपको करना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि देश में जो चुनाव हो रहा है, चुनाव की पटकथा जो लिखी जा रही है, आप सामने वाली पार्टी से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो जवाब न दे? अरे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जवाब तो मिलेगा, जवाब देना पड़ेगा। केवल ये तो है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा झूठ नहीं बोल रही, लेकिन क्या झूठ बोलने का पूरा कांग्रेस ने ले रखा है क्या? कांग्रेस भी लेगी, भारतीय जनता पार्टी भी झूठ बोलेगी। या तो झूठ पे ही चुनाव लड़ा जाना है तो फिर झूठ पे सही। पहली बार कोई सरकार श्वेत पत्र लेकर के आई, और उस श्वेत पत्र में ऐसा नहीं कि मेरी सरकार 10 साल का श्वेत पत्र है, वो कांग्रेस की सरकार का भी श्वेत पत्र है। ये निर्णय करके बता दें क्या वो आंकड़े झूठे हैं क्या? आपको भी इस देश की जनता ने 10 साल दिए और भारतीय जनता पार्टी को भी 10 साल दिए। दोनों राजनीतिक दलों के पास इस देश की बागडोर 10-10 साल तक रही है। उस 10-10 साल का हिसाब नहीं होना चाहिए कि आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया। आप ये बताइए, राष्ट्रपति शासन 356 जिस पर लगाते हैं, सबसे ज़्यादा किसने लगाया, किसने दुरुपयोग किया? 132 बार इसका उपयोग हुआ इस देश में, जिसमें कांग्रेस की सरकार के रहते हुए 100 से ज़्यादा 356 लगाया गया। क्यों लगाया गया भाई? क्या लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकारों का आपने दुरुपयोग नहीं किया गया, उनको नहीं उठाया गया? अब आप कहें कि नहीं साहब आप पिछला रिकॉर्ड मत खंगालिए। पिछला रिकॉर्ड इसलिए बिल्कुल पिछले रिकॉर्ड की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन कर्म आपने भी बहुत अच्छे नहीं किए हैं, इसलिए आपको अधिकार ये नहीं होता है कि आप सवाल खड़ेंगे। दूसरे जो राजनीतिक दल, नए राजनीतिक दल आए हैं, वो तो सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन जिस सत्ता के मदहोश में आकर के आपने उन कानूनों का दुरुपयोग किया है तो आपको ये सवाल पूछने का अधिकार नहीं होता कि आप ऐसे दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर सुनील जी, एक चीज़ जिस चीज़ को लेकर मैं आदेश जी से भी बात कर रहा था, और वही सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, क्या वास्तव में संविधान केवल बयानों से बदला जा सकता है? कि बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। आप देखिए, अभी चुनावी बॉन्ड आए, सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना, उसने कर दिया, खत्म नहीं कर दिया उसने? असंवैधानिक बताया कि नहीं बताया? सरकार सब कुछ होती है क्या? सरकार सब कुछ होती है क्या? सरकार के ऊपर भी देश का माननीय उच्चतम न्यायालय है। कहीं नियम कानूनों का, दूसरे अधिकारों का यदि उल्लंघन हो रहा है, कानून बनने के बावजूद भी इस देश में समीक्षा होती है कि दूसरे के अधिकारों का हनन तो उस कानून में नहीं हो रहा। अब ये अलग बात है कि चुनाव के कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप लोग बदल दें, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने नहीं बदला, भाजपा ने भी बदला, कांग्रेस ने भी बदला। लेकिन यदि कानूनों की बात की जाए निश्चित तौर से, तो ऐसा नहीं है कि संविधान पूरा बदल जाएगा। मैं तो कह रहा हूं 80 बार संशोधन यदि कांग्रेस की सरकार, और संविधान बदलना चाहिए, कौन मना करता है संविधान नहीं बदलना चाहिए? आप बताइए, क्या हमारे 10 साल पहले यही मोबाइल हाथ में रहता था जो आज है हमारे हाथ में मोबाइल? क्या उसी गाड़ी से हम चलते थे 10 साल पहले जो आज हमारे पास गाड़ी है? आप तो जो बदलाव हो रहा है, क्राइम करने वाला क्राइम करने का तरीके को बदल रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय में क्या लाइव का कहते सुनवाई होती थी क्या? पूरा देश देख रहा है। ये संविधान में वही कह रहा हूँ, बिल्कुल सुनील जी, मैं ये कह रहा हूँ कि संशोधन होते रहे, संशोधन सबने किए, लेकिन संशोधन के साथ साथ आदेश जी मैं कह रहा हूँ संशोधन आपने भी किए, संशोधन ये भी कर रहे हैं, लेकिन खाली ये कह देना कि पूरा संविधान ही बदल जाएगा, इस पर बहुत सारे फिर सवाल खड़े होते हैं। उसके अलावा एक सवाल आपसे और ले रहा हूं, क्योंकि दोनों लोगों को आपने भी सुना, क्या वास्तव में इस बार के मुद्दों में वो धार दिख रही है कि मतदाता उन मुद्दों पर निकल कर आए? चाहे मैं दोनों दलों की बात कर रहा हूं। देखो अभी देखिए ये बहुत बड़ी बात है। देखो अभी पहले फेज के चुनाव में मैं गया खुद, मुझे भी बहुत दिक्कत थी कि देखो 370 हटने के बाद, श्री राम मंदिर मुद्दा बना और राम मंदिर बनने के बाद यदि उत्साह कार्यकर्ताओं में नहीं है तो निश्चित तौर से वोट बैंक कम क्यों पड़ रहा है। तो मैं दोनों पक्ष की तरफ गया, जहां बूथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के थे, जहां बूथ भारतीय जनता पार्टी के थे, और एक चौंकाने वाला, मतलब हंसी बंद नहीं,
समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ के बूथ वाले ये कह रहे हैं कि साहब अब तो मोदी आ ही रहा है, वोट डाल के क्या करेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब तो मोदी आ रहा है, वोट डाल के क्या करेंगे। ऐसी जब मानसिकता लोग वोटर्स की बन गई हो, उन्होंने बीजेपी का बिल्कुल हो रहा है कि नहीं अब तो मोदी जी आ रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि लोकतंत्र में दोनों राजनीतिक दल, भाजपा और कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है इस बात को लेकर के, केवल सरकारी प्रावधान नहीं कि चुनाव आयोग भी कहेगा कम से अधिक वोट कैसे बने। या तो वो आपकी नीतियों से खुश नहीं है, या वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, या आपके पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं है जिस पे जनता मोहर लगाए और सहमति दे कि ये ब्लूप्रिंट बहुत अच्छा है, हम तो साहब इन्हीं को वोट देंगे। ये मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को सोचना और समझना। बिल्कुल, राजनीतिक दलों को ही सोचना होगा, क्योंकि जितनी भी सारी चीजें हैं करना इन्हीं लोगों ने, सरकारें नहीं की हैं, चाहे वो कांग्रेस की रहे और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रहे। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में अगर देखा जाए, चुनाव चल रहे हैं, चुनावी माहौल में ऐसे बयान अभी और भी आएंगे जिन्हें लेकर हर किसी के मन में सवाल खड़े होंगे, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस बार के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।